धड़ाम। एक और विस्फोट की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। दीवारें कांप गईं। छत से धूल गिरने लगी। बाहर गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। छाया परिषद अब देवगढ़ हवेली के अंदर घुस चुकी थी। समय बहुत कम था। हरिराम ने नक्शा रुद्र के हाथ में दे दिया। याद रखना, जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो नीचे है। रुद्र ने नक्शे को कसकर पकड़ लिया। उसकी नजर लाल निशान पर थी। हवेली के नीचे बना एक गुप्त कक्ष। शायद वहीं सब कुछ छिपा था। आर्यवीर का सच, दादी का सच, और शायद उसकी अपनी पहचान का सच भी। चलो, आदित्य ने कहा। वो सबसे पहले दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। आदित्य पलटा। क्या? रणवीर की आंखें गंभीर थीं। सब लोग नीचे नहीं जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब? रुद्र ने पूछा। रणवीर ने बाहर की तरफ देखा, जहां लगातार गोलियां चल रही थीं। अगर सब नीचे चले गए तो छाया बेशद सीधे हमारे पीछे आ जाएगी। किसी को ऊपर रुकना होगा। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब समझ गए थे जो ऊपर रुकेगा शायद वापस नहीं आएगा। तभी विक्रम आगे आया। मैं रुकूंगा। रुद्र तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। नहीं। विक्रम हल्का मुस्कुराया। बहुत सालों से भाग रहा हूं, अब नहीं। उसकी आंखों में पहली बार थकान दिखाई दी, जैसे वह अंदर से टूट चुका हो। अगर नीचे जवाब है तो उन्हें तुम तक पहुंचना चाहिए। महेश्वर भी आगे आया। मैं भी यहीं रहूंगा। नहीं, रुद्र ने तुरंत कहा। आप मेरे साथ चलेंगे? महेश्वर कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पहली बार आदेश दे रहे हो? रुद्र कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता साफ थी। उसी समय बाहर से चीखों की आवाज आई, फिर गोलियों की, और फिर एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। सर, वे लोग अंदर पहुंच गए हैं। अब कोई समय नहीं बचा था। हरिराम तेजी से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। बाकी सब उसके पीछे। कुछ ही सेकंड में वे पुराने पुस्तकालय तक पहुंच गए। कमरे के बीच एक विशाल लकड़ी की अलमारी थी। हरिराम ने उसके पीछे हाथ डाला और एक छिपा हुआ लीवर दबाया। टक। पूरा कमरा कांप गया। फिर अलमारी धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे पत्थरों की बनी एक पुरानी सुरंग दिखाई दी। ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे सदियों से वो रास्ता बंद रहा हो। यही रास्ता है, हरिराम ने कहा। रुद्र ने सुरंग की तरफ देखा। अंधेरा, गहरा और रहस्यमयी, लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक धाएं, गोली चली। सब चौंक गए। हरिराम का शरीर झटका खाकर पीछे गिर पड़ा। रुद्र की आंखें फैल गईं। हरिराम। उसके सीने से खून बह रहा था। कमरे में अफरा तफरी मच गई। सबने तुरंत पीछे देखा। पुस्तकालय के दरवाजे पर छाया परिषद के लोग खड़े थे। काले कपड़े, सफेद मास्क, और उनके बीच एक लंबा आदमी, जिसके हाथ में धुआं छोड़ती हुई पिस्तौल थी। वह धीरे धीरे अंदर आया, फिर मुस्कुराया। आखिरकार मिल ही गए। रुद्र ने पहली बार उसकी आंखें देखी। ठंडी, निर्दयी और अजीब तरह से परिचित, जैसे उसने आंखें पहले कहीं देखी हों। हरिराम मुश्किल से सांस ले रहा था। उसने कांपते हाथ से रुद्र को बुलाया। रुद्र तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। कुछ मत बोलिए। लेकिन हरिराम जानता था उसके पास समय नहीं बचा। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, रुद्र, नीचे जाओ। सच वही है? रुद्र की आंखें भर आईं। हम आपको लेकर चलेंगे। हरिराम ने सिर हिलाया। नहीं। फिर उसने आखिरी ताकत जुटाई और रुद्र के कान के पास फुसफुसाया, आर्यवीर, तुम्हारे पिता ने। रुद्र जम गया। लेकिन हरिराम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अगला वाक्य कहा, और आदित्य भी। उसकी आवाज टूट गई। रुद्र और झुक गया। क्या? हरिराम ने कांपते हुए होंठ खोले और अपनी आखिरी सांस के साथ कहा, आदित्य वो नहीं है जो वो कहता है। अगले ही पल उसका हाथ ढीला पड़ गया। हरिराम मर चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन रुद्र के अंदर तूफान उठ चुका था, क्योंकि मरने से ठीक पहले हरिराम ने दो ऐसे सच बताए थे जो पूरी कहानी बदल सकते थे। उसी समय छाया परिषद का वह नेता मुस्कुराया, फिर बोला, दिलचस्प। लगता है बूढ़े ने कुछ बता दिया। उसकी नज़र सीधे आदित्य पर गई, और फिर उसने ऐसा वाक्य कहा जिससे पूरा कमरा जम गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, युवराज अर्जुन। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई, क्योंकि अगर यह सच था तो सामने खड़ा आदमी आदित्य वर्मा नहीं था। पुस्तकालय के अंदर फैला सन्नाटा किसी कब्रिस्तान जैसा था। अब हरिराम का शरीर फर्श पर पड़ा था। उसकी खुली आंखें अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थीं, लेकिन उसके आखिरी शब्द अब भी रुद्र के कानों में गूंज रहे थे। आदित्य वो नहीं है जो वो कहता है। और उसी के तुरंत बाद छाया परिषद के नेता ने कहा था, युवराज अर्जुन। कमरे में मौजूद हर इंसान का चेहरा बदल चुका था। रुद्र ने धीरे धीरे उस आदमी की तरफ देखा, फिर आदित्य की तरफ। नहीं,
अब शायद उसे आदित्य नहीं कहना चाहिए, कम से कम अभी नहीं, क्योंकि पहली बार उसकी पहचान पर सवाल उठ गया था। ये झूठ है, उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले जैसी स्थिर नहीं थी। पहली बार उसमें तनाव था, पहली बार उसमें गुस्सा था। छाया परिषद का नेता मुस्कुराया। सच हमेशा लोगों को असहज कर देता है। मैं आदित्य हूं? नहीं, नेता ने सिर हिलाया। तुम बहुत समय तक आदित्य बने रहे, लेकिन इससे तुम आदित्य नहीं बन जाते। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रुद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। हर कुछ एपिसोड बाद एक नया सच सामने आता था, और हर नया सच पिछले सच को तोड़ देता था। लेकिन हरिराम मरने से पहले झूठ बोलने वाला आदमी नहीं लग रहा था, और यही बात उसे परेशान कर रही थी। रणवीर ने धीरे धीरे उस आदमी की तरफ देखा। अगर ये अर्जुन है, तो असली आदित्य कहाँ है? छाया परिषद का नेता हल्का मुस्कुराया। आखिर किसी ने सही सवाल पूछा। उसकी आंखें फिर उस आदमी पर टिक गईं। बताओ, या मैं बताऊं? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर जिसे सब आदित्य समझ रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो 15 साल पुराना बोझ उठाए खड़ा हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो उनमें वही आत्मविश्वास नहीं था। मेरा नाम, उसने धीरे से कहा, आदित्य नहीं है। पूरा कमरा जम गया। अवन ने अविश्वास से उसे देखा। महेश्वर पीछे हट गया, यहां तक कि विक्रम भी स्तब्ध रह गया। मेरा नाम अर्जुन है, उसने कहा। अर्जुन प्रताप। कमरे में खामोशी छा गई। रुद्र को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। तो तुमने हमसे झूठ बोला? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। हाँ, लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी? रुद्र की आवाज़ भारी हो गई। तुमने अपनी पहचान छिपाई, तुमने खुद को आदित्य कहा, और अब कहते हो मजबूरी थी? अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अगर मैं सच बताता तो मैं 5 साल भी जिंदा नहीं रहता। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। छाया परिषद का नेता धीरे धीरे ताली बजाने लगा। आखिरकार सच्चाई बाहर आ ही गई। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा। अब तुम समझ रहे हो? नहीं, रुद्र ने गुस्से में कहा। मैं कुछ नहीं समझ रहा। नेता मुस्कुराया। तो सुनो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। 15 साल पहले 2 बच्चों को छिपाया गया था, एक असली वारिस और एक नकली पहचान। लेकिन रास्ते में खेल बदल गया। रुद्र ध्यान से सुनता रहा। नेता ने कहा, जिस बच्चे को आदित्य समझा जा रहा था, वो कभी आदित्य था ही नहीं। वो अर्जुन था, और असली आदित्य। वो रुक गया। पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, असली आदित्य अभी भी जिंदा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कहाँ है वो? महेश्वर ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, क्योंकि 15 साल से यही सवाल उसे खाया जा रहा था। नेता ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र सिर्फ रुद्र पर थी। तुम जानना चाहते हो ना? उसने पूछा। रुद्र चुप रहा। नेता धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हारे सामने खड़ा है। पूरा कमरा जम गया। रुद्र का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अवन ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। रणवीर की आंखें फैल गईं। महेश्वर पीछे हट गया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, महेश्वर के मुंह से निकला, ये नहीं हो सकता। छाया परिषद का नेता रुका नहीं। उसने सीधे रुद्र की तरफ उंगली उठाई और कहा, तुम ही आदित्य वर्मा हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पत्थर की तरह खड़ा रह गया, क्योंकि अगर ये सच था, तो 15 साल से जिस वारिस को पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, जिसके लिए लोग मर रहे थे, जिसके नाम पर साम्राज्य टूटे, वो कोई और नहीं, रुद्र खुद था। और उसी पल पुस्तकालय के नीचे बनी सुरंग से अचानक एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा अपने आप खुल रहा हो। घर सबकी नज़र सुरंग की तरफ मुड़ गई, क्योंकि लगता था हवेली के नीचे छिपा हुआ सच अब खुद सामने आने वाला था। घर पत्थरों की घिसने की भारी आवाज पूरे पुस्तकालय में गूंजने लगी। सबकी नजरें सुरंग की तरफ मुड़ गईं। रुद्र भी कुछ सेकंड के लिए अपनी पहचान से जुड़े उस भयानक खुलासे को भूल गया, क्योंकि सुरंग के भीतर कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जो शायद दशकों से बंद था। छाया परिषद का नेता भी चुप हो गया। उसकी आंखें सुरंग पर टिकीं। पहली बार उसके चेहरे पर उत्सुकता दिखाई दी, जैसे वो भी इस पल का इंतजार कर रहा था। धूल हवा में फैलने लगी। फिर सुरंग के अंदर कहीं बहुत नीचे से एक तेज रोशनी दिखाई दी, हल्की, फिर थोड़ी और तेज, जैसे कोई पुरानी व्यवस्था अचानक सक्रिय हो गई हो। ये क्या है? अवन ने फुसफुसाकर पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था, यहाँ तक कि रणवीर और विक्रम भी हैरान दिखाई दे रहे थे। हरिराम मर चुका था, और वही शायद इस रास्ते के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, नीचे जाना। हम चलते हैं, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगर सचमुच वो आदित्य था, तो उसे जवाब चाहिए थे, और अगर ये झूठ था, तो भी उसे जवाब चाहिए थे। छाया परिषद का नेता मुस्कुराया। जाओ। क्यों? रुद्र ने पूछा। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। उसका जवाब अजीब था, बहुत अजीब। जैसे नीचे जो कुछ था,
उसकी तलाश सिर्फ रुद्र नहीं कर रहा था। अर्जुन प्रताप आगे आया। अब उसकी नकली पहचान टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता थी। हम सब साथ चलेंगे? नहीं, रणवीर ने कहा। सब उसकी तरफ मुड़े। अगर सब नीचे गए तो ऊपर कौन रुकेगा? बाहर अभी भी गोलियां चल रही थीं। छाया परिषद के लोग हवेली के अंदर फैल चुके थे। समय कम था। विक्रम आगे आया। मैं ऊपर रहूंगा। मैं भी, रणवीर ने कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सालों की दुश्मनी, सालों का शक, लेकिन इस समय दोनों का लक्ष्य एक था। महेश्वर ने रुद्र की तरफ देखा। तुम नीचे जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ सेकंड बाद फैसला हो चुका था। रुद्र, अवन, महेश्वर और अर्जुन, ये चार लोग सुरंग में उतरेंगे। विक्रम और रणवीर ऊपर रुककर रास्ता रोकेंगे। जाने से पहले रुद्र एक पल के लिए रुका। उसने विक्रम की तरफ देखा। अगर मैं वापस नहीं आया, विक्रम ने बात पूरी नहीं होने दी। वापस आओगे? उसकी आवाज में पहली बार अपनापन था, सच्चा, बिना किसी राजनीति के। फिर चारों सुरंग में उतर गए। सुरंग बेहद पुरानी थी, पत्थरों से बनी। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, कुछ वही निशान जो रुद्र ने पहले चाबी वाले कक्ष में दिखे थे। जितना नीचे जाते गए, हवा उतनी ठंडी होती गई। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद सुरंग अचानक खत्म हो गई, और उनके सामने जो था उसे देखकर सब रुक गए। एक विशाल भूमिगत कक्ष, इतना बड़ा कि उसमें पूरा महल समा सकता था। दीवारों पर लगी पुरानी रोशनियां अपने आप जल रही थीं। बीच में एक लंबा पत्थर का मार्ग बना था, और उस मार्ग के अंत में एक अकेली कुर्सी रखी थी। नहीं, वो कुर्सी नहीं थी, वो एक सिंहासन था। पुराना, पत्थर का, विशाल। और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। रुद्र का दिल जोर से धड़का, क्योंकि वहां सचमुच एक इंसान बैठा था। सफेद बाल, लंबा कद, आंखें बंद, जैसे ध्यान में बैठा हो। महेश्वर के हाथ कांपने लगे। अर्जुन जम गया। अवन की सांस अटक गई। फिर उस आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सीधे रुद्र की तरफ देखा। महेश्वर के होंठ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। 15 साल का बोझ एक पल में टूट गया। उसने फुसफुसाकर कहा, आर्यवीर साहब। पूरा कक्ष शांत हो गया, क्योंकि सिंहासन पर बैठा आदमी कोई और नहीं, आर्यवीर वर्मा था। जिंदा, सांस लेता हुआ, और जैसे वो इन सब का इंतजार कर रहा था। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियां बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।